तो सबसे पहला जो टॉपिक अपना है वो क्या है, फर्स्ट टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है ना, सेंट्रल टेंडेंसी का क्या होता है, सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो एक स्टैटिस्टिकल मेजर है फ्रेंड्स, और सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है, एक्चुअली में एक ये सिंगल वैल्यू होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, एक सिंगल वैल्यू होती है जो सारे के सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकती है ना। एक सिंगल वैल्यू है जो इंटायर ग्रुप को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, ये एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है। ठीक है ना, और इसको सामान्यतः सेंट्रल टेंडेंसी को ही हम एवरेज भी बोल देते हैं। और सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के कई सारे मेथड्स हैं। ठीक है ना, सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के कई सारे मेथड्स हैं, जैसे हम मीन से भी सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, मॉड से भी निकालते हैं, मीडियन से भी निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन से भी निकालते हैं, हार्मोनिक मीन से भी निकालते हैं। यानी कि वो सारे के सारे सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के मेथड्स हैं। और सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है, एक सिंगल वैल्यू होती है फ्रेंड्स जो इंटायर ग्रुप को, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ठीक है, इसके बारे में हम तो इनके जो कौन कौन से मेथड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो अर्थमेटिक मीन है जो यानी कि सिंपल या वेटेड मीन होता है, मीडियन, मॉड, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। ये बहुत सी सिंपल है। अर्थमेटिक मीन के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास जो आइटम्स दी होती हैं, वैल्यूज दी होती हैं, उनको ऐड कर देते हैं, और जितने भी नंबर और टर्म्स दिए होते हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं, अर्थमेटिक मीन आ जाता है। जैसे 5, 3, 2, 7, 9 ये दिया हुआ है तो सबको प्लस कर दिया इनको, और प्लस में वो वैल्यू आई तो इनको 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन आ गया। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये तो एक सिंपल सी है, कोई वो नहीं है। इसमें जो याद रखने वाली बात है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उसको आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। वो स्टेटमेंट क्या है, इस बारे में आपको ध्यान रखना है। तो वो स्टेटमेंट क्या है, ये कह रहा है कि द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है। ये क्या कह रहा है कि द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इस बात को आपको नोट डाउन कर लेना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहा है कि डेविएशन का जो सम होता है, जो सम ऑफ डेविएशन होता है अपने आइटम का, किससे, इसका अर्थमेटिक मीन से, वो हमेशा जीरो होता है। इसको हम ध्यान रखते हैं। देखना, एक्चुअली में आपके पास कुछ वैल्यूज दी हुई है, जैसे 1, 5, 10, 15 और 19। ठीक है ना, ये आपको क्या दिया गया है, वैल्यू दी गई है, और इसका एब्सोल्यूट क्या देखना है आपको, डेविएशन देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसका जो मीन आया वो क्या आएगा, इसका जो मीन आएगा 5 वैल्यू का, इस वैल्यू का मीन आ गया हमारे पास 10। क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो 10 1 से कितना डेविएट है, हम इसको माइनस करते हैं, 9 है। ठीक है, 10 5 से कितना है, 5 है। 10 10 से 0 है। 10 15 से -5 है, और 10 19 से -9 है। ठीक है ना, और यहां पे आपको एक बात याद रखनी है कि साइन को इग्नोर नहीं करना है, ये आपको बात याद रखनी है। आगे आप मीडियन वगैरह पढ़ोगे, वहां पे साइन को हम इग्नोर कर देंगे, यहां पे साइन को इग्नोर नहीं करना है। तो ये स्टेटमेंट क्या था फ्रेंड्स, ये कहता है कि जो मीन से डेविएशन है उसका सम हमेशा 0 आता है। यही तो स्टेटमेंट था। ये वैल्यू मीन है हमारी, ये वैल्यू मीन है कि नहीं है, ठीक है ना, और इससे डेविएशन ये है, वैल्यू का, हर वैल्यू का डेविएशन ये आ रहा है ना। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो ये कह रहा है कि सम है वो 0 आ रहा है। तो जोड़ के देखो, ये प्लस के 9 है, ये प्लस के 5 है, ये माइनस के 5 है, ये माइनस के 9 है, तो 9 5 कट गए, 0 बच गया कि नहीं बच गया। यही स्टेटमेंट था फ्रेंड्स, वो आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी लिमिटेशन क्या है, किसकी लिमिटेशन की बात कर रही है, अर्थमेटिक मीन की क्या लिमिटेशन है, ये अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। इस बात से आपसे समझ रहे होंगे कि ये लिमिटेशन क्यों है, क्योंकि अगर देखो, अगर बात करें 5, अभी ऊपर वाला ही स्टेटमेंट ले लेते हैं। ऊपर वाला स्टेटमेंट जैसे हमारे पास ये था, जैसे 1, 10, 1, 5, 10, 15 और 19, इसका अर्थमेटिक मीन जो हमारे पास आया वो 10 निकल के आया। अगर यहां पे मैं मान लो एक वैल्यू रख देता हूं 200, 200 एक वैल्यू रख दी, तो अगर इसका अब जोड़ के मीन निकालोगे तो मीन बहुत ही ज्यादा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और वहां पे पूरी की पूरी जो मीन को ये इफेक्ट कर देगा कि नहीं कर देगा। तो ये
क्या है, ये लिमिटेशन है। अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जो बहुत डिफरेंट इसमें कैलकुलेट हो जाती है तो वो पूरे के पूरे कैलकुलेशन को क्या कर देती है, इफेक्ट कर देती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, और ये मीन की बात थी। अगर हम बात करें मीडियन की, तो मीडियन में क्या है, मीडियन को पोजिशनल एवरेज भी बोलते हैं, ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। मीडियन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पोजिशनल एवरेज भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो आपके पास आइटम्स दिए हुए होते हैं फ्रेंड्स, उसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम रखते हैं। ठीक है ना, तो हमने इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रख दिया, यानी कि एक आइटम्स दिए हुए हैं बहुत सारे, जैसे 10, 15, 20, 30, 40, तो इसमें एक सीक्वेंस में हमने रख दिया, बढ़ते हुए क्रम में लार्जेस्ट की तरफ रख दिया। उसके बाद में क्या होगा, तो मिडल टर्म ले लेंगे, और मिडल टर्म ही क्या होती है, मीडियन होती है। लेकिन आप इस बात में ध्यान रखना, अगर हमारे पास ओड नंबर है, तो जैसे 11 है, तो 11 में तो क्या होगा, 5 ऊपर के छोड़ देंगे, 5 नीचे के छोड़ देंगे, तो बीच वाला 11 का आ गया मीडियन। ठीक है ना, वो मिडिल नंबर हो गया। लेकिन अगर यही इवन हो जाए, 12 हो जाए, तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, इवन नंबर में जो पोजीशन 5, 6 पे है उनको जोड़ के उसका 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इवन में वो ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बात करें तो बहुत सिंपल बात थी, लेकिन अगर एग्जाम में क्या आ सकता है कि पोजिशनल एवरेज किसको बोला जाता है, मीडियन को बोला जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये प्रॉपर्टीज है ना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन में क्या है, याद रखना, ये जो हम पहले हम बात करके आए हैं मीन के बारे में, और मीन में आपने देखा होगा कि हमने साइन को इग्नोर नहीं किया था, वहां 0 वैल्यू आ रही थी, आपको पता है ना, +5, +9, -9, -5 कट गए थे, वहां पे हमने साइन को इग्नोर नहीं किया था। यहां ये स्टेटमेंट देखना, ये कह रहा है द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम मीडियन इग्नोरिंग साइन इज द लिस्ट। ये पहली बात, तो इसमें क्या करना है, साइन को इग्नोर करना है, किसमें, मीडियन में। मीन में साइन को इग्नोर नहीं करना। वहां देखो तभी तो वैल्यू 0 आई थी, यहां पे बात 0 की नहीं कर रहा, ये कह रहा है लिस्ट आएगी। आप कभी भी मीन, मीडियन, मॉड या कुछ भी निकाल लें, ठीक है ना, अगर उससे डेविएशन निकालते हो वो हमेशा ही लिस्ट ही आता है। अगर आप एज्यूम्ड वैल्यू से निकालते हो, तो कोई भी एज्यूम्ड वैल्यू मान के अगर आप निकालते हो और उसका कंपेयर आप मीन, मीडियन या मॉड से करते हो, तो हमेशा लिस्ट ही आता है फ्रेंड्स, कम ही आता है। वहां हमने लिस्ट शब्द इसलिए यूज नहीं करा मीन में, क्योंकि वहां पे हमने साइन को इग्नोर नहीं किया था और वहां पे 0 आ रहा था, तो इसलिए हमने उस चीज को इग्नोर, वो लिस्ट ना बोल के 0 बोल दिया। लेकिन यहां पे हम इग्नोर नहीं कर रहे साइन को, प्लीज ध्यान रखना, इसलिए हम क्या कर देते हैं, यहां पे एक लिस्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसका एग्जाम्पल देने का मेरे हिसाब से आप लोग समझ ही गए होंगे, बहुत समझदार है इसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है ना, 10, 20, 30, 40, 50 मान के आप देख लेना और उसकी वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है ना, वैसे ही 10, 20, 30, और उसमें ना बस एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया वो आपके लिए है, आप मुझे एग्जाम बॉक्स में बताना कि क्या एग्जाम्पल लेके आपने करा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, बस एक बात ध्यान रखनी है कि वहां पे साइन को क्या नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, साइन को इग्नोर नहीं करना है। लेकिन मीन में हम साइन इग्नोर कर रहे थे इसलिए 0 आ रही थी, मीडियन में साइन इग्नोर नहीं करना है, इसीलिए वहां पे लिस्ट वैल्यू आएगी एज्यूम्ड वैल्यू से। ठीक है, ठीक है ना, चलो मैं आपको करवाई देता हूं, मुझे लग रहा है आप लोग देख रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे चलो वो वैल्यू ले लेते हैं 10, 20, 30 वाली। ये 10, 20, 30, 40, 50, ये आपके पास कुछ आइटम्स है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये x आइटम्स है। ठीक है, आइटम का नाम हमने x से दे दिया, और x - m यानी कि मीडियन। और यहां पे मीडियन की बात करेंगे तो 1, 2 छोड़ दिया तो क्या आएगा, 30 आएगा। तो x - m की बात करें तो x 10 है, -30, 20 -30, 30 -30, 40 -30 और 50 -30। तो ये कितना आ गया, 10 - 30 कितना आ गया, -20, 20 - 30 कितना आ गया, -10, ये 0, ये 10 और ये 20 आ गया। तो मैंने क्या कहा था, आपको साइन इसमें इग्नोर करना है, यहां प्लस माइनस को इग्नोर कर देना है, टोटल जुड़ जाएगा ये, क्योंकि साइन को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है, कोई चक्कर ही नहीं है साइन का। तो कितना आ गया, 20 और 10 30, 40, 60 आ गया। ये डेविएशन हमने किससे लिया है, मीडियन से लिया है। ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि अगर आप मीडियन से डेविएशन लेता हो वो हमेशा लिस्ट आता है अगर कोई एज्यूम्ड करते हो। ये तो हमने मीडियन से डेविएशन ले लिया। एग्जाम्पल के तौर में आपने कोई भी यहां से एक एज्यूम्ड
ले लिया, कोई भी एज्यूम्ड मीडियन ले लिया आपने। एज्यूम्ड कब लेते हैं फ्रेंड्स? एज्यूम्ड कोई भी चीज तब मानते हैं जब बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हों। मान लो ये तो चलो 5 नंबर है, आपको देख के पता लग गया, 5 आइटम्स थे, तो हजारों में दिए हुए हो तो एकदम से थोड़ी आपको पता लग जाएगा। तो एक्चुअली में हम एक एज्यूम कर लेते हैं, तो वो एज्यूम से जो भी वैल्यू आएगी ना, जो सम आएगा, वो हमेशा ज्यादा आएगा। किससे? जो मीडियन से निकाला है उससे ज्यादा आएगा। मीडियन से हमेशा लिस्ट वैल्यू आएगी। देखो इसका एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेते हैं, एज्यूम्ड आप पास की मानोगे, कोई 20 मान लिया, 40 मान ली। एग्जांपल के तौर पे आपने एज्यूम्ड वैल्यू इसमें 40 मान ली। कितनी मान ली? 40 मान ली। तो x माइनस 40 कर दूं मैं यहां पे। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसका जो सम आएगा, x माइनस 40 का जो सम आएगा, वो जो x माइनस m के सम से ज्यादा आएगा, क्योंकि ये x माइनस m वाली मीडियन की हमेशा लिस्ट आती है। ये स्टेटमेंट में ऊपर बताया गया था फ्रेंड्स। देखो इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे x माइनस 40 ये एज्यूम्ड है अपना, है ना। x माइनस 40, 20 माइनस 40, 30 माइनस 40 और 40 माइनस 40, 50 माइनस 40। तो देखो कितना आ गया, -30। और माइनस को तो छोड़ दो, साइन तो इग्नोर करना है। तो 30, 20, 10, 0 और 10। तो जोड़ो कितना आ गया, 30 और 20, 50, 60, 70, 70 आ गए। और ये देखो कितना था, 60। तो ये ज्यादा है कि नहीं है? यही तो ऊपर स्टेटमेंट में कहा गया था फ्रेंड्स, कि कोई भी आप एज्यूम्ड लोगे उससे मीडियन वाला लिस्ट आएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, कोई भी ले लो, यहां पे एज्यूम 10 मान लो तो भी ये ज्यादा आएगा। ठीक है ना, ये बात थी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने बॉक्स में बोल तो दिया, फिर मैंने सोचा बात कर ही लेते हैं, कल को कह दोगे कि करवाना जरूरी था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है मीडियन की। इसमें कह रहे हैं एक्सट्रीम वैल्यू डोंट अफेक्ट द मीडियन। ये बात तो सही है, क्योंकि इसमें देखो एवरेज में क्या था, एवरेज में आपने देखा क्या, एवरेज में तो क्या था, इफेक्ट कर रहा था फ्रेंड्स। कर रहा कि नहीं कर रहा था? क्योंकि उसमें मीन जब निकाल रहे थे, क्योंकि वहां तो जुड़ रहा था और यहां तो जुड़ थोड़ी रहा है, पोजिशनल है ये, तो ये इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट एवरेज है, ये किस में डील करता है? ये क्वालिटेटिव में डील करता है। याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हो रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे पोजीशन से देखा जा रहा है। जो एवरेज था, जहां मीन की बात हो रही थी, वहां पे तो क्या था, मीन में क्या हो रहा था, मीन के अंदर आपका डाटा कैलकुलेट हो रहा था, वहां क्वालिटेटिव था, सॉरी क्वांटिटेटिव था, ना कि क्वालिटेटिव। और यहाँ पे आपको पोजीशन से देखा जा रहा है, तो ये क्या है, क्वालिटेटिव डाटा है। इस बात को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये आपको पता है ईच एंड एवरी आइटम पे बेस्ड नहीं होता, इस बात को भी आप जानते हो, क्योंकि इसमें ईच एंड एवरी आइटम कोई प्लस तो हो ही नहीं रहा था जैसे मीन में हो रहा है। यहां तो क्या है, पोजीशन से देखा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। अगर थर्ड बात करें तो तीसरी बात है फ्रेंड्स मोड की। ठीक है ना, और मोड किसको कहते हैं, जो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना। जो जैसे हम बात करें कि ये अपने पास कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, तो सबसे ज्यादा बार या सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, अगर देखें तो इसमें देखो 7 है, वो 3 बार है, तो इसकी मोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि किस आइटम की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, आपके पास कोई जो आइटम्स दिए हुए हैं जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि वो जितनी ज्यादा बार आया जाता है वो उसका मोड हो जाता है। जैसे इसका मोड कितना है, 7 है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर 2 होता 5 टाइम्स तो 2 हो जाता। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये है। और ये सीधी सी बात है, ये भी आपको पता है, इसमें भी कोई प्लस नहीं हो रहा है, तो इसकी भी प्रॉपर्टी यही होगी, एक्सट्रीम वैल्यू डोंट अफेक्ट द मोड। ठीक है, और ये भी किस में है, क्वालिटेटिव डाटा ही डील कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। क्वालिटेटिव कर रहा है ये भी और मीडियन भी। अगर बात करें कोई मीन की, तो वहां पे क्या था, क्वांटिटेटिव। ठीक है ना, और डोंट बेस ऑन ईच एंड एवरी आइटम इन सीरीज। ये सेम सी प्रॉपर्टी है जो मीडियन और मीडियन की थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। ये फॉर्मूला है ना फ्रेंड्स, अगर हम इतनी बातें करके आए हैं मीन, मीडियन और मोड के बारे में, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। सबसे ज्यादा अगर नेट में पूछा जाता है ये बहुत बार, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये बहुत बार पूछा जाता है। और फ्रेंड्स एक बात याद रखना, इस फॉर्मूले को आप ऐसे रट लेना, इसकी पोजीशन चेंज की जाती है, इसको कभी मीडियन को इधर ले आएंगे, मीन को इधर ले आएंगे, तो आपको वो करना तो आता ही होगा। ठीक है ना, तो याद रखना ये फॉर्मूला है। दूसरा क्या करते हैं, 2 की वैल्यू दे देते हैं, चाहे मीडियन की दे दी, मीन की दे दी, मोड को पूछ लिया, मोड मीडियन की दे दी, मीन को पूछ लिया, या मोड मीन की दे दी, मीडियन को पूछ लिया। किसी 2 को वैल्यू देके 1 की वैल्यू आपसे निकलवाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रेंड्स।
जहां भी किसी भी पेपर में स्टैट लगता है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और ये आगे जीएम क्या है, जियोमेट्रिक मीन है। तो इसका जियोमेट्रिक मीन में क्या होता है, ये क्या कह रहा है कि कोई भी जितने भी आइटम्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है ना, उसका प्रोडक्ट, ठीक है ना, उसका प्रोडक्ट निकालना, यानी कि उसका इनटू करना। और जितने भी, अगर आप 2 आइटम दिया हुआ है तो स्क्वायर रूट कर देना, 3 दिए हुए हैं तो क्यूब रूट कर देना, ऐसे ही सोन चलता रहेगा, ठीक है ना। 5 दिया हो तो 155 हो जाएगा और इसका इनटू हो जाएगा जितने भी आइटम्स दिए हुए हैं। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है फ्रेंड्स, प्लीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जियोमेट्रिक मीन का, आपको याद रखना है। हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला याद जरूर रखना है। इसमें क्या करना है, जितने भी आइटम्स दिए होते हैं आपको उनका प्रोडक्ट यानी कि उसका इनटू, ठीक है ना। और जो आपको अगर 2 आइटम दिया हुआ है तो स्क्वायर रूट करना है, 3 दिया हुआ है तो क्यूब करना है, 5 दिया हो तो 15 कर दो, ठीक है ना, 7 दिया 17 कर दो, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे यूज होता है ये ध्यान रखना। जो जियोमेट्रिक मीन है वो यूज होता है किसी भी इंडस्ट्री में, जैसे हम बात करते हैं ना कि इतना % इंक्रीज हुआ है, इतना % डिक्रीज हुआ है, इसके अंदर हम जियोमेट्रिक मीन यूज करते हैं। याद रखना, ये आपसे बात पूछी जा सकती है। जब हम किसी भी इंडस्ट्री में ये बात करते हैं ना कि इतना % इंक्रीज हुआ है, इतना % कोई चीज़ डिक्रीज हुई है, तो उसमें किसका यूज करते हैं, जियोमेट्रिक मीन का यूज करते हैं। और या फिर जब हम इंडेक्स नंबर बनाते हैं, इंडेक्स नंबर क्या होती है फ्रेंड्स, जब हम कोई भी अपनी, मान लो कोई भी जो चीज थी उसकी रिसेंट की वैल्यू हम देखते हैं कि उसकी रिसेंट वैल्यू क्या है, निकालने के लिए हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं, तो उसके लिए भी हम जियोमेट्रिक मीन का यूज करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर हम बात करें आगे, ये ध्यान रखना है आपको इंडेक्स नंबर के बारे में भी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हार्मोनिक मीन, और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला देख लेना फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये क्या फॉर्मूला है, ये क्या कह रहा है, द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है x1 x2 ये सब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, इसका रेसिप्रोकल, और अर्थमेटिक मीन का क्या है, रेसिप्रोकल ही क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस फॉर्मूले में मैं आपकी इतनी ही हेल्प नहीं कर सकता हूं कि आप बार बार इनको लिख लें, एक जगह लिख के छोड़ दें, और जहां भी आप बैठते हैं इनके फॉर्मूले स्टैट के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम डेविएशन वेविएशन की बात करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इनके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कहीं एक पेज में आप उतार लें फॉर्मूले और कहीं दीवार पे लगा दें, जो सबसे ज़्यादा आप देखते रहते हो, जहाँ रूम में सोते हो, ठीक है, लगा दें और बार बार देखते रहे, इससे आपको फॉर्मूले भी क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। ध्यान रखना है इस बात का आपको। और ये जो अगर बात करें हार्मोनिक मीन है ना, ये कहाँ यूज होता है, ये कंप्यूटिंग क्वेश्चनिंग रिलेटेड एवरेज स्पीड, रेट और वेलोसिटी, जैसे कई क्वेश्चन नहीं होते जो एवरेज स्पीड निकालने के होते हैं, रेट निकालने की होती हैं, वेलोसिटी वेग वगैरह निकालने की, गति निकालने की, और या दर निकालने की, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें क्या यूज होता है, हार्मोनिक मीन यूज होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हार्मोनिक मीन कहाँ कहाँ यूज होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और अपना फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक अब है, टॉपिक 2 है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसके बारे में हम बात करते हैं। और मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में बात करने से पहले कुछ यहाँ पे साइन दिए हुए हैं, सिंबल दिए गए हैं, और इन सिंबल को आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, है ना। ये पूरी स्टेट में ही काम आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगर मीन की बात करें तो म्यू भी यूज होता है और एक्स बार भी यूज होता है। म्यू जो यूज होता है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए यूज होता है, और अगर एक्स बार की बात करें तो वो सैंपल स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगर पॉपुलेशन में यूज करते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर में, तो म्यू यूज करते हैं, और सैंपल में यूज करते हैं तो एक्स बार यूज करते हैं। ये एक बार फर्स्ट पेपर में भी कुछ यहाँ से क्वेश्चन जनरेट किया गया था, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से लिखते हैं, ठीक है ना, अगर पॉपुलेशन में हो, अगर सैंपल में हो तो एस से लिखते हैं। वेरिएंस को हम लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर से, अगर पॉपुलेशन की बात हो, और अगर सैंपल की बात हो तो एस स्क्वायर लिखते हैं। और स्टैंडर्ड एरर को हम लिखते हैं सिग्मा अपॉन रूट एन, और अगर बात हो सैंपल की तो उसमें लिखते हैं एस अपॉन रूट एन। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, ये सिंबल्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्पर्जन का मतलब होता है कितनी स्कैटरिंग है, कितना स्प्रेडनेस है। कुछ आपके पास एक सीरीज दी हुई है फ्रेंड्स ना, कोई भी एक सीरीज दे रखी है, तो आप में ये देखते हैं कि इसमें जो आइटम्स है वो कितना डिस्पर्स है, ठीक है ना। तो डिस्पर्जन एक तरह से हम दो आधार पे, दो बेस पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। एक तो हम डिस्पर्जन ये देख सकते हैं कि इंडिविजुअल से वो कितना दूर है, हर आइटम इंडिविजुअल आइटम से कितना दूर है, या फिर हम क्या करते हैं पूरी सीरीज का एक मीन
निकाल लेते हैं और मीन से हर एक वैल्यू कितनी दूर है ये हम देखते हैं। मतलब डिस्पर्जन का मतलब होता है कितनी स्कैटरिंग है, कितना डिस्पर्स है, कितना फैलाव है, ये हम देखते हैं उस सीरीज में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे अगर हम इंडिविजुअल आइटम की बात करते हैं, ठीक है ना, वेरियस अमंग देम सेल्व्स इसमें बात की गई है ना, और एक बात की गई है अराउंड एन एवरेज। जैसे हम बात करें कि 10, 20, 30, 40, 50 ये आपके पास कुछ आइटम दिया हुआ है, तो इंडिविजुअल डिस्पर्जन अगर एक दूसरे का देखें तो जैसे 10 से 20 का डिस्पर्जन 10 हो गया, ऐसे ही ये इंडिविजुअल डिस्पर्जन हो गया। अगर हम क्या करें, इसका एक मीन ले लें, जैसे 50 और 40 90, 90 और 30 120, 110, 120 और 140 और 150 हो गया। 5 से हम डिवाइड कर दें इसको, तो एक जो मीन वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर उस मीन वैल्यू का हम यहाँ पे डेविएशन देखें तो ये भी हम एक डिस्पर्जन देखें तो ये होता है कि मीन वैल्यू से इंडिविजुअल वैल्यू का डिस्पर्जन देखना। दो बेस पे हम देख सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, ये दो आधार पे हम डिस्पर्जन देखते हैं। आगे क्या है फ्रेंड्स, जैसे ये देखो, ये बड़ा एक अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स, आपको इसमें समझना है। दो इसमें डिस्पर्जन दिखाया हुआ है, आपसे स्कैटरिंग दिखाई हुई है आपको। एक वैल्यू हमारे पास है, देखो 0 से लेके 230 तक, ठीक है ना। इसको गौर से समझना फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी आपको समझ में आएगा बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक वैल्यू आपके पास 0 से है 230 है, ठीक है, और एक वैल्यू यहाँ देखो 60 से आपको 120 है, ठीक है ना फ्रेंड्स। जो आपको 0 से 230 जो वैल्यू दी गई है, ये कितनी वैल्यूज हैं, आप इनको जोड़ के और अगर आप इसका एक मीन निकालोगे और इस 60 से 120 के बीच की वैल्यू को जोड़ के मीन निकालोगे तो दोनों का जो मीन वैल्यू आएगी वो लगभग सेम ही आएगी। हाँ, मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि 0 से 230 के बीच जितने भी आइटम्स हैं, इन आइटम्स को जोड़ के और इनका मीन निकालोगे, जो उनका मीन आएगा वही लगभग मीन 60 से लेके 120 के बीच की वैल्यू को ऐड करके और आप भाग दोगे तो वही लगभग मीन आएगा, लगभग सेम सा मीन आएगा। तो इसमें देखो डिस्पर्जन किस में ज़्यादा है, तो 0 से 230 के में यहाँ 230 है, यहाँ 0 है, देखो कितना बड़ा डिस्पर्जन है, ये डिस्पर्जन है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये डिस्पर्जन है। अगर बात करें 60 से 120 के बीच में, ये डिस्पर्जन किससे लिया हुआ है, 100 से डिस्पर्जन ले लिया हमने। मीन वैल्यू एक क्या मान लिया, देखो एवरेज एक 100 मान लिया है। अगर 100 से डिस्पर्जन देखें तो वो कितना ज़्यादा है ना, इस वाले में जो ये ब्लू में दिख रहा है आपको, लेकिन जो रेड में दिख रहा है उसमें डिस्पर्जन देखो कितना कम है, ये देखो है कि नहीं है फ्रेंड्स। तो ये होता है डिस्पर्जन, ठीक है ना। बात मेरी समझ पा रहे हो ना फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं, और मेथड्स क्या क्या हैं डिस्पर्जन को मेजर करने के। ये फॉर्मूले थोड़े इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखने हैं। तो मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन, सबसे पहला है रेंज। तो रेंज कैसे निकालेंगे कि किस रेंज में डिस्पर्जन है, तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू लेंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू को इससे घटा देंगे। जैसे 230 है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है, तो इस तरह से किस रेंज में डिस्पर्जन हुआ है, तो इसलिए रेंज निकालने के लिए लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो वो एक रेंज आ जाती है। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करें, COR की बात करें, तो जो लार्जेस्ट वैल्यू है और माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, और उसमें जो उससे किससे डिवाइड कर देते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू को ऐड करके इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलती है, तो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये क्या आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। ऊपर वाले से रेंज आ रहा है, इससे कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ रहा है। रेंज कोफिशिएंट क्या होता है, एक तरह से गुणक होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और इंटरकटाइल रेंज और कर्टाइल डेविएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरकटाइल रेंज और कर्टाइल डेविएशन का क्या मतलब है, जो भी आपके पास सीरीज दी हुई है ना, उसको क्वाड्रेट में हम डिवाइड कर देते हैं आपस में, उस सीरीज को रेंज को हम बांट देते हैं। कैसे हम बात कर रहे हैं देखना फ्रेंड्स। जैसे इंटरकटाइल रेंज किस में आएगी, Q3 माइनस Q1। इंटरकटाइल रेंज निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, Q3 माइनस Q1। अब आपको लग रहा है कि Q3 क्या है, Q1 क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। आपको फ्रेंड्स एक सीरीज दी हुई है ये, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे ये सीरीज दी हुई है, और इस सीरीज में नंबर कितने हैं आपके पास, 12 नंबर है, 13 नंबर है इस सीरीज में। तो इसका हमें Q1, Q2 और Q3 की बात करनी है। तो Q2 क्या होगा फ्रेंड्स, इसका Q2 क्या होगा, मीडियन। इस पूरी की पूरी सीरीज का 13 के 13 जो आइटम है, इसका जब मीडियन निकालेंगे तो वो मीडियन क्या होगा, Q2 होगा। तो इसका मीडियन आ गया 87।
आप मेरी बात समझ रहे हो। Q2 क्या आएगा, पूरी की पूरी आपके पास जो 13 आइटम्स की रेंज दी गई है इसका आपने क्या निकाला, मीडियन निकाला, और ये मीडियन क्या है, Q2 है। क्या है फ्रेंड्स, Q2 है। और Q1 क्या आएगा, Q1 आएगा जो अपर हाफ है, जो अपर हाफ है यानी कि 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक जो अपर हाफ है वो क्या आएगा, Q1 आएगा। जैसे यहां से लेके और 6 वैल्यू तक, क्योंकि 7th वैल्यू तो हमने इसमें कैलकुलेट कर ली है, ठीक है ना, 87 है ना, तो ये यहां तक का क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, Q1 आ जाएगा। तो Q1 क्या आएगा, देखो यहां पे ये रहा 31, क्या आ गया 31। तो आप मेरी बात समझ रहे हो, Q2 तो क्या था, पूरी की पूरी जो आपके पास सीरीज दी हुई है उसका मीडियन निकाल लिया, वो तो आ गया Q2, और अपर हाफ का क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा, और जो लोअर हाफ बच गया, इसके नीचे लोअर हाफ बच गया, उसका क्या आ जाएगा, Q3 आ जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, जो लोअर हाफ बच गया, जो 8 से 13 तक बच गया, उसका क्या आ जाएगा, लोअर हाफ आ जाएगा। तो आपको समझ आएगा Q1, Q2 और Q3 क्या होता है फ्रेंड्स। प्लीज आपको समझ में आ गया होगा कि Q1 क्या है, Q2 क्या है और Q3 क्या है। Q2 क्या है, जो मीडियन निकाला हमने वो है Q2, और जो अपर हाफ है वो है Q1, और लोअर हाफ है वो क्या है, Q3। तो इंटरकर्टाइल रेंज निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला किया था, Q3 माइनस Q1, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ऊपर देखा है टेबल में, Q3 क्या है 119 है, और Q1 क्या है 31 है, तो क्या आ गया 88 आ गया इंटर कर्टाइल रेंज, ये अपना आ गया। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, Q1, Q2 और Q3 क्या चीज होती है, ये भी आपको माइंड में रखना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और कर्टाइल डेविएशन निकालने का क्या फॉर्मूला है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये ध्यान रखना है। कर्टाइल डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और कोफिशिएंट ऑफ कर्टाइल डेविएशन निकालने का वही बात, अगर हमें कोफिशिएंट निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। आपने देखा होगा ना, ऊपर देखा था लोअर प्लस लोअर माइनस स्मॉलेस्ट और अपॉन में लोअर प्लस स्मॉलेस्ट, उसी तरह का कोफिशिएंट कर्टाइल डेविएशन में है, उसमें क्या है Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1, ये आपको ध्यान रखना है, ये कोफिशिएंट ऑफ कर्टाइल डेविएशन है। ठीक है ना फ्रेंड्स, प्लीज ये ध्यान रखना है आपको। और बात करें नेक्स्ट मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में क्या होगा फ्रेंड्स, मीन डेविएशन में जो आपके आइटम्स हैं, ठीक है, उसमें से जो आपका क्या है मीन है उसका घटा के सबमिशन और डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ आइटम से, तो इससे क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन। क्या आएगा फ्रेंड्स, इससे मीन डेविएशन। मैं प्लीज आपको बार बार कर रहा हूं, रिक्वेस्ट है आपसे, ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, आपके फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक बात याद रखना है, इग्नोर करना है माइनस साइन को मीन डेविएशन में। फिर यही बात है, हमने ऊपर भी बात करी थी कि इसमें हमें साइन को इग्नोर करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूले तो आपको याद करने लगेंगे। ठीक है ना। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल लिया है मीन डेविएशन का, कि जो ये फॉर्मूला है एक बार रख के देख लेते हैं। मीन डेविएशन का जो एग्जाम्पल था उसमें कैसे कैसे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप मीन डेविएशन निकालना है, हमारे पास आइटम है 3, 6, 6, 7, 8, 11, 15 और 16। तो सबसे पहले इसका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो इसको हमने जोड़ दिया, नंबर ऑफ आइटम से भाग दे दिया, इसका मीन हमारे पास कितना आ गया फ्रेंड्स, 9 आ गया। ठीक है ना। तो इसके हमें मीन डेविएशन निकालने के लिए जो हमारे पास ये मीन वैल्यू आ गई ना, ये जो मीन वैल्यू आ गई, इससे हम एक एक वैल्यू का क्या देखेंगे, डेविएशन देखेंगे, या एक एक वैल्यू की डिस्टेंस देखेंगे। तो अगर 9 से डिस्टेंस देखें 3 की, तो कितनी है, 6 है ना। अरे है कि नहीं, 9 माइनस 3 कर दो, क्योंकि यहाँ पे कोई वो है नहीं, साइन का तो कुछ है नहीं। और 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 6 फिर 3, 9 माइनस 7 फिर 2, ठीक है। और 9 माइनस 8 फिर 1, 9 माइनस 11 2, 9 माइनस 15 फिर कितना गया 6, ठीक है ना फ्रेंड्स। और 9 माइनस 16 फिर कितना गया 7 आ गया। तो ये तो क्या गया कि जो अपना मीन निकाला था हमने 9, उससे इंडिविजुअल वैल्यू का कितना डिस्टेंस है। और अब क्या करना है, हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है, हम उस फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, मीन डेविएशन निकालने की तरफ। जो ये हमारे पास डिस्टेंस आई है, इसका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। और इसका मीन क्या होगा 30/8 यानी कि 3.75। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज थोड़ा पजलिंग है, कोई बात नहीं। पजलिंग क्या था, तो हमें क्या था, मीन डेविएशन निकालना था। तो पहले मीन निकालना है, फिर उसमें डिस्टेंस निकालनी है, फिर डिस्टेंस निकाल के जो वैल्यू आई है उसका मीन निकालना है। ये आया है मीन डेविएशन, ठीक है ना। तो हमारे पास मीन तो आ गया,
गया 9 और मीन डेविएशन आ गया 3.75। प्लीज़ आप लोगों को समझ आ गया होगा। आई होप कि कोई दिमाग में टेंशन तो नहीं हो रही ना। आपको वो फॉर्मूला याद करना है, एक बार दोबारा चित्त को शांत करके रिलैक्स करके एक बार फिर से सुन लेना कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। मीन और मीन डेविएशन की बात हुई है, ठीक है। प्लीज़ रिलैक्स होकर सुनना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्लीज इसको याद रखना है। इसमें मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूं कि लिख के रखें और बार बार देखें, याद हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, प्लीज आपको रटना है, याद करना है, कैसे ही करके आपको याद रखना है। x माइनस म्यू का स्क्वायर और अपॉन n और रूट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे है क्या आपको पता ही है, ये सारी बातें हमने ऊपर टेबल में कर लिया था। और वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, ये याद रखना है। वहां से रूट हटा दो, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो वो क्या बन जाएगा, वेरिएंस बन जाएगा। याद रखना है फ्रेंड्स, इसमें प्लीज कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना हो तो क्या होगा, CV मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सिग्मा अपॉन म्यू। और वहां पे सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू क्या है, मीन है। इसमें आपको फॉर्मूले में बार बार कह रहा हूं फ्रेंड्स कि याद करना ही पड़ेगा फॉर्मूला, तो ठीक है ना, कोई इलाज अपने पास नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स लोरेंज कर्व। लोरेंज कर्व है ना फ्रेंड्स, ये लोरेंज कर्व बहुत से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कहाँ पे आता है, सिविल सर्विसेज IAS वगैरह में भी 1-2 बार पूछा गया है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी पूछा गया है, और बात करें SSC वगैरह में भी पूछ लेते हैं कि लोरेंज कर्व किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसको हम पॉलिटिकल साइंस से थोड़ा जोड़कर देखें तो हमारा कुछ फंडामेंटल राइट्स है ना फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स है, और उसमें 14 से लेके हम आर्टिकल स्टार्ट करते हैं तो वो इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। तो लोरेंज कर्व किसकी बात करता है, जो इनकम इनइक्वालिटी है उसकी बात करता है लोरेंज कर्व, क्योंकि हमारे जो इनकम की जो असमानता है उसके बारे में लोरेंज कर्व बात करता है। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें इनकम इनइक्वालिटी की बात की जाती है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में सीधा भी पूछा जा सकता है कि लोरेंज कर्व किससे संबंधित है, रिलेटेड है, तो आपको बताना है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें इनकम की इनइक्वालिटी की बात की जाती है, ठीक है ना। और ये मैक्स लोरेंज के द्वारा दिया गया 1905 में, ठीक है। इसमें कैसे होता है, मैं आपसे एक बार इस कर्व के ध्यान से कर्व के बारे में बात करते हैं। इधर होता है कम्युलेटिव पोर्शन ऑफ इनकम, जो वाई पोर्शन है ना, जहां पे वाई एक्सिस है वहां पे तो क्या लिखते हैं, कम्युलेटिव पोर्शन ऑफ इनकम का जो कम्युलेटिव पोर्शन है। और अगर बात करें एक्स एक्सिस पे तो कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है ना। ये बात याद रखना कि एक्स पे हमें पॉपुलेशन का परसेंटेज दिखाना है और वाई पे हमें इनकम का परसेंटेज दिखाना है, वाई एक्सिस पे, ठीक है ना। तो इसमें ये जो बीच में दी गई है वो लाइन ऑफ इक्वालिटी है, और ये जो रेड में आपको दिख रहा है ये लोरेंज कर्व है। तो पहले लाइन ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं, ये क्या कह रहा है। मान लो आपके पास, ये एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं फ्रेंड्स, मान लो आपके पास 20 रुपए हैं, तो आपने 20 रुपए 20 लोगों में ही वितरित कर दिए। ये 20 रुपए थे, ये 20 रुपए 20 लोगों में कर दिए। 40 रुपए थे, 40 लोगों में कर दिए। 60 रुपए थे, 60 लोगों में कर दिए। 80 रुपए थे, 80 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, यानी कि इक्वलिटी की लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है। लेकिन कहाँ ऐसा है, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये बात आ गया है कि जितना हम गुलाम थे, जितनी इनइक्वलिटी पहले थी, आज भी उससे ज़्यादा ही अनइक्वलिटी और हो चुकी है। तो इसमें क्या है, जैसे हमारा आज ये कर्व है, अगर बात करें कि जो 60% जो हमारे पास, मान लो 60 रुपये अपने पास हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कितने के बीच है, यहाँ आ जाओ और ये देखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन है 80 लोगों के पास, ये लोरेंज कर्व है। जबकि 60 के पास अगर बात करें तो वो इक्वलिटी की बात आती, लेकिन ये 60 है वो कितने लोगों के पास है, 80 लोगों के पास है। तो ये जो नीचे वाला है जो क्या बताता है, इनकम की इनइक्वलिटी के बारे में बताता है, वो दैट इज लोरेंज कर्व। क्या है, लोरेंज कर्व। तो ये स्टेटमेंट से एक गिनी कोफिशिएंट भी इसमें पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप ये मुझे बताना कि वो क्या होता है, गिनी कोफिशिएंट इसमें पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स वाले भी बहुत पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो किसका बताता है, इनकम के बारे में बात करता है, इनकम की इनइक्वालिटी के बारे में बात करता है। और हाँ, इसकी PDF की आपको जरूरत होगी ना फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पढ़ना भी होता है, तो इसकी PDF की जरूरत होगी। तो आप PDF के लिए अपनी एक वेबसाइट है www.swmg.in, यहां पे जाएं, ठीक है ना। यहां पे पेपर 1 की कई सारी PDF पड़ी हैं,
कॉमर्स की भी बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट है www.swmg.in पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये अपने 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं फ्रेंड्स। और तीसरे टॉपिक की बात करें, दैट इज मेजर ऑफ स्क्यूनेस। क्या किसका मेजर करना है? स्क्यूनेस का बात करना है। ये स्क्यूनेस का अगर हिंदी में बात करें, स्क्यूनेस का मतलब होता है तिरछापन, टेढ़ापन, ठीक है ना। और स्क्यूनेस क्या बताता है? स्क्यूनेस आप बताता है आपको असममिति, यानी कि कितनी लैक ऑफ सिमिट्री है, इसके बारे में क्या कौन बताता है? स्क्यूनेस बताता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो स्क्यूनेस के बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं। स्क्यूनेस क्या बताता है? लैक ऑफ सिमिट्री, ठीक है ना। जो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी असममिति है, यानी कि कितनी लैक ऑफ सिमिट्री है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं यहीं पे। अगर सिमिट्री की बात करें, सममिति की बात करें, तो सिमिट्री के अंदर जो ग्राफ बनता है वो ये ग्राफ एक तरह से बेल शेप्ड ग्राफ बन गया सिमिट्री के अंदर बात करें तो, ठीक है ना। एसिमिट्री में यानी कि स्क्यूनेस में क्या हो सकता है कि ये बेल शेप्ड नहीं बनेगा, हो सकता है नहीं होगा कि बेल शेप्ड नहीं बनेगा। किसमें? स्क्यूनेस में। या तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा या नेगेटिवली स्क्यूड होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये आगे हम बात करेंगे। और जो सिमिट्री होती है, जहां पे सममिति होती है, जहां पे सिमिट्री होती है, जहां पे बेल शेप्ड होता है, वहां पे क्या कंडीशन होता है? मीन, मीडियन, मॉड तीनों इक्वल होते हैं, जबकि स्क्यूनेस में ऐसा नहीं होता है। वो हम बात करेंगे, यहीं से ही क्वेश्चन यूजीसी आपको उठाएगा और आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये स्क्यूनेस का आपकी बेसिक भी बात समझ गए होंगे। देखो, व्हेन ए डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिकल इट इज कॉल्ड स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ये बस लाइन आपको याद रखना है। जब डिस्ट्रीब्यूशन है वो सममिति रूप से नहीं है, सिमेट्रिकल रूप से नहीं है, तो वो क्या बोला जाता है? ये स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। असममिति रूप से डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जैसे हम इसकी बात करते हैं सिमेट्रिकल और स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रेंड्स, ये आपको बेल शेप्ड जो कर्व दिख रहा है, ये कर्व है सिमेट्री का। किसका है? सिमेट्री का। इसमें देखो आपका है मोड, मीन और मीडियन तीनों बराबर है। मोड, मीडियन और मीन तीनों क्या है? इक्वल है। ये क्या है? सिमेट्रिकल है। और बात करें स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? मैंने बात की थी, नेगेटिवली स्क्यूड भी हो सकता है और पॉजिटिवली स्क्यूड हो सकता है। तो आपको एक ध्यान देने वाली बात एक रखनी है कि आपको क्या रखना है? मोड को यहां रखना है। मोड तो ऊपर है ही, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में मोड आएगा, ठीक है ना। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? मोड होता है। तो पॉजिटिवली स्क्यूड किसको बोला जाएगा? थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव स्क्यूड में क्या आएगा? जो मोड के राइट साइड में कौन आएगा? मीडियन और मीन आएगा। क्या आएगा? मीडियन और मीन। अगर राइट साइड में स्क्यू होता है दैट इज पॉजिटिवली स्क्यूड। और राइट साइड किसके? मोड को लिया गया है, मोड के राइट साइड में अगर होता है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। ध्यान रखना, किसके राइट साइड? मोड के। मोड के राइट साइड है तो वो क्या है? पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर मोड के क्या है? लेफ्ट में स्क्यूड है तो वो क्या है? नेगेटिवली स्क्यूड है। ध्यान रखना प्लीज फ्रेंड्स। लेफ्ट में कौन आएगा? मीडियन और मीन। अब आपको मेरे को एक बात बतानी है, एक सीक्वेंस आपसे पूछते हैं, आपसे ये पूछ लें कि पॉजिटिवली जो स्क्यूड है या फिर राइट साइड में जो स्क्यूड है उसमें मीन, मीडियन और मोड का हायरार्की क्या होगी या कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? तो आप मुझे बताइए। इसमें अगर बात करें पॉजिटिवली स्क्यूड की बात करें या जो राइट साइड में स्क्यूड है, इसमें मोड, मीडियन और मीन में से वैल्यू किसकी ज्यादा है? तो वैल्यू मैं इस एक्सिस पे बात कर रहा हूं ना, ये एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? मीन की। फिर किसकी है? मीडियन की। और सबसे कम इसमें किसकी हो जाएगी? मोड की। तो ये हायरार्की जो है ये आपको ध्यान रखनी है, यानी कि जो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा उसमें सबसे बड़ा मीन, फिर मीडियन और फिर मोड, ध्यान रखना है। और नेगेटिवली स्क्यूड में मोड सबसे ज्यादा, फिर मीडियन और फिर मीन। देख लेना आप, चाहे वैल्यू देख लो जाके। नेगेटिवली स्क्यूड में देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? देखो मोड है, फिर है मीडियन और फिर है मीन। समझ में आ गया ना फ्रेंड्स? ठीक है, तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ये हायरार्की याद रखनी है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, और दैट इज टॉपिक नंबर 4, और इसमें है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ऑफ टू वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? चर होते हैं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये होते हैं चर हिंदी में। और कोरिलेशन और रिग्रेशन, आपको मैं एक बात यहां क्लियर कर देता हूं फ्रेंड्स। कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों ही रिलेशन बताते हैं वेरिएबल्स के बीच।
थोड़ा चित्त को शांत करके सुनना। कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों ही एक तरह से रिलेशनशिप बनाते हैं या रिलेशनशिप बताते हैं वेरिएबल्स के बीच, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है ये ध्यान से सुनना। जो रिग्रेशन है वो एक तरह से एब्सोल्यूट होता है। रिग्रेशन क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है, प्रॉपर यूनिट के साथ होता है। कोरिलेशन के अंदर रिलेटिव बात बताई जाती है, रिलेशन बताया जाता है, एब्सोल्यूट नहीं बताया जाता। इस बात को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और कोरिलेशन में स्पूरियस चीजें भी ली जाती है, ली जा सकती है। जैसे ये भी बोला जा सकता है कि भाई मेरे ना पढ़ाने से, जो मेरे से नहीं पढ़ रहा है उसका जेआरएफ नहीं होगा। मतलब कोई अलग सा रिलेशन बनाया जा सकता है कि मेरी हाइट बढ़ने से उसका वेट बढ़ रहा है। इस तरह की भी बात कोरिलेशन में की जा सकती है, लेकिन रिग्रेशन में इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं होगी। प्रॉपर यूनिट से बात होगी, उसमें प्रॉपर एक यूनिट होगा और एब्सोल्यूट बात होगी रिग्रेशन में। ये कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच थोड़ा डिफरेंस है फ्रेंड्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत माइनर सी चीजें हैं, आपको याद रखनी है। तो कोरिलेशन नाम ही बता रहा है कि क्या है, ये रिलेशन है, रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। या तो दो या दो से ज्यादा जो चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उसके बीच रिलेशन की बात करते हैं। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या होता है, ये क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। क्या बताता है कि जो रिलेशन है वो कितना स्ट्रेंथ है, कितना मजबूत है, कितना वो चेंज हो रहा है तो दूसरा चेंज हो रहा है, यानी कि जो रिलेशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग रिलेशन को जानने के लिए क्या हमें कैलकुलेट करना पड़ता है? कोएफिशिएंट, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोरिलेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस द रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ आवर प्रिडिक्शन। इस बारे में क्या है, इसको ध्यान रखना है, इस स्टेटमेंट को। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। कैसे इंपॉर्टेंट है? ये आपसे पूछा जा सकता है कि हम कोरिलेशन को स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्या है कोरिलेशन को स्टडी करने से। एक्चुअली में अगर हम कोरिलेशन स्टडी करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारे जो प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं, वैसे तो प्रिडिक्शन होती है, जो हम प्रिडिक्ट करते हैं वो पूरा निश्चित तो होता ही नहीं, लेकिन उसकी अनिश्चितता को ये कम कर देता है कोरिलेशन। कैसे? मान लो आपने कोई इंडस्ट्री लगाई हुई है और आपने रिलेशन ऐसे कोरिलेशन करके देखा, कुछ सालों का डाटा इकट्ठा करके, वेरिएबल्स को इकट्ठा करके, कि ये करने से ये चेंजेस आ रहे हैं, तो आपके फ्यूचर के लिए अनसर्टेनिटी थोड़ी कम हो गई, क्योंकि आपको पहले से ही आइडिया था कि इन डाटा के बीच या इन वेरिएबल्स के बीच ये रिलेशन था, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया था। तो कोरिलेशन का मतलब ही ये है, या कोरिलेशन को स्टडी करने का काम ही ये है। स्टडी इसीलिए किया जाता है कि आपका जो भी अनसर्टेनिटी है प्रिडिक्शन के बारे में, उसको कम करना, रिड्यूस कर देना। अनसर्टेनिटी तो रहेगी क्योंकि आप प्रिडिक्ट ही कर रहे हैं कोई चीज को, लेकिन उसको ये कम कर देता है कौन? कोरिलेशन। इसको आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन, स्केल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो ओरिजिन की बात क्या है? ओरिजिन की बात है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं, अगर दोनों वेरिएबल को सेम वैल्यू से प्लस माइनस करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों वेरिएबल्स को आप सेम वैल्यू से इनटू करते हो या डिवाइड करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और यूनिट से भी फ्री है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ये ऐसी चीजों का भी रिलेशन बता देता है, जैसे हाइट और वेट का रिलेशन बता दिया इसने, ठीक है ना। तो हाइट हम मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं, फीट में कर दिया आपने, और वेट को किलोग्राम में कर दिया, तो सेम यूनिट तो आ ही नहीं सकती ना फ्रेंड्स। तो ये यूनिट से भी क्या है? फ्री है। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसकी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिग्रेशन और कोरिलेशन में यहां पे एक डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो आर की वैल्यू है वो किस किस के बीच रहेगी? -1 से +1 के बीच रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है, आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच रहेगी, ठीक है ना। और आगे, क्योंकि रिलेशन क्या होता है? परफेक्टली भी होता है, बात सुना है ना, हाईली भी होता है, तो ये सारे इसलिए -1 से +1 के बीच रहती है, ठीक है ना। आपसे यूजीसी नेट में कई तरह से पूछ सकते हैं कि 0.85 वैल्यू है कोरिलेशन की किसी दो वेरिएबल्स की, तो बताइए किस तरह का रिलेशन है, परफेक्टली रिलेटेड है या हाईली रिलेटेड है। तो आप बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में कैसा रिलेटेड है। ये एग्जाम में पूछे जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसमें आप देख लेते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन कैसे हैं। जैसे मान लो दो वेरिएबल हैं, अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है, एक वेरिएबल एक्स एक्सिस पे मान है और एक एक्सिस वाई पे है, तो एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो ये होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। और ये मान लेते हैं एक्स वाई पे दो वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। और इसमें एक दूसरे का कोई मतलब ही नहीं है, एक दूसरा रिलेट ही नहीं कर रहा, तो देयर इज नो कोरिलेशन, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये स्थिति है।
कोरिलेशन के बारे में। बहुत सिंपल से टॉपिक है फ्रेंड्स, लेकिन आपको कुछ फॉर्मूले बस याद रखने हैं। सिंपल कोरिलेशन किसको कहेंगे? जहां पे दो वेरिएबल को स्टडी किया जाता है वहां सिंपल कहेंगे, और मल्टीपल कोरिलेशन किस में कहेंगे? जहां पे मोर देन 2 वेरिएबल्स हो। और मल्टीपल को भी दो भागों में बांटा गया है, पार्शियल और टोटल। तो पार्शियल किस में होता है? जिसमें वेरिएबल तो मोर देन 2 होते हैं, लेकिन एक साथ दो वेरिएबल को स्टडी करते हैं, उनको कांस्टेंट रखते हैं, तो उसको पार्शियल बोल देते हैं। और टोटल में एक साथ सारे वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, लेकिन होते मोर देन 2 ही हैं मल्टीपल में, ठीक है, तभी तो इसका नाम मल्टीपल है, ठीक है। और बात करें मेथड्स ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन को स्टडी करने के मेथड्स की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफिक भी हो सकता है और अलजेब्रिक भी हो सकता है। और ग्राफिक में स्कैटर डायग्राम मेथड हो सकता है, अलजेब्रिक में कार्ल पियर्सन रैंक मेथड और कंकरेंट डेविएशन मेथड है। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आप रट लिए तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाए। बेसिक चीज़ें हम क्लियर करते जा रहे हैं, फॉर्मूले आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करें कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला, और कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला बताता है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के बारे में। थोड़ा यहाँ पे एक बात नोट करने वाली बात है फ्रेंड, जैसे कोरिलेशन वगैरह बात है ना, इसमें एक्चुअल तो होता नहीं है, लेकिन कार्ल पियर्सन है वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन बताता है। ध्यान रखना है, क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे आधारित है, तो ये ध्यान रखना है कि कार्ल पियर्सन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करता है। और कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला है वो ये है। ये फॉर्मूला तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ये फॉर्मूला तो लिख के आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये सारी बातें लिखी हुई है, ये PDF मैंने बोल दिया कि आप वेबसाइट पे है अपनी swmg.in पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और स्पीरमैन्स रैंक कोरिलेशन है, यहाँ पे क्या है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ना लेके यहाँ पे क्या लेते हैं, रैंक लेते हैं फ्रेंड्स। क्या लेते हैं? रैंक लेते हैं, ध्यान रखना। और रैंक के लिए क्या फॉर्मूला है? 1 - 6 समीशन ऑफ d² n³ - n। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इसका मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि d कैसे निकलता है, क्या है ये d। तो ये देख लो रैंक क्या है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी गई है, और इसको रैंकिंग की गई है 1 2 3 और 1 2 3। हमें रैंकिंग की ही जरूरत होती है और कोई खास इसमें हमें जरूरत नहीं होती है। फिर हम रैंक को क्या करते हैं, रैंक के बीच डिफरेंस देखते हैं फ्रेंड्स। तो अगर बात देखें तो 1 - 1 0 आ गया, 2 - 2 0, 3 - 3 0, इसका स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे d² की वैल्यू क्या होगी, समीशन ऑफ d² की वैल्यू 0 आ गई फ्रेंड्स। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसमें स्पीरमैन कोफिशिएंट RS बराबर रखेंगे 1 - 6 d का स्क्वायर था ना, और अपॉन n2 - 1, ठीक है। तो इसमें d² की वैल्यू 0 रख देंगे, तो जैसे ही 0 रखी तो अंदर की वैल्यू सारी 0 हो जाएगी फ्रेंड्स। तो 1 - 0 1 आएगा, और 1 जहां पे आता है वो उसका मतलब होता है परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेशन। याद रखना, परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेशन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें मैं आपको कोई इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, ये आपको फॉर्मूले तो रटने पड़ेंगे। और फ्रेंड्स चित्त को शांत रखें, सही रहें, बढ़िया होगा सब, ठीक है ना। और कंकरेंट डेविएशन की बात करें तो कंकरेंट डेविएशन बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ चेंज, ये डायरेक्शन पे बेस्ड होता है। याद रखना, जैसे पहला वाला था ना वो किस पे था, जो काल की बात करी, काल हम पे एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे था, तो सेकंड पे हमने बात करी वो रैंक पे है, और तीसरा है डायरेक्शन पे, डायरेक्शन ऑफ चेंज पे। तो फ्रेंड्स डायरेक्शन ऑफ चेंज के लिए भी आपको एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि कैसे कैसे क्या है, क्या यहाँ पे C है, क्या ये RC है। सर RC तो पता ही आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन का बड़ा रोल है। डायरेक्शन ऑफ चेंज में साइन को देखना है, प्लस माइनस, ये साइन की बात होती है। इसको समझना कैसे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पे ईयर दिए हुए हैं या प्राइस दिए हुए हैं, ये साइन डेविएशन है, और ये डिमांड दी गई है, और ये डिमांड का साइन है डेविएशन का, और यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो बात करते हैं, जैसे किसी चीज का वैल्यू प्राइस था 25 और उसका 28 हो गया, तो देखो 25 से 28 हुआ तो प्लस हुआ कि नहीं हुआ, 25 से 28 होना क्या होगा, प्लस होगा, 28 से 30 होना भी प्लस हो गया, 30 से 23 हो गया तो घटा है ना चीज, तो माइनस हो गई, 30 से 35 हो गया तो प्लस हो गया, 35 से 38 हो गया तो प्लस हो गया, 38 से 39 हो गया तो प्लस हो गया, 39 से 42 हो गया तो प्लस हो गया ना फ्रेंड्स। ऐसे ही हम डिमांड वाले में ले लेंगे, 35 से 34 हो गया तो माइनस हो गया,
34 से 35 हो गया तो प्लस हो गया, 30 से 29 हो गया तो माइनस हो गया। तो ये साइन हम ले लेते हैं कि बड़ा है या घटा है उसके अकॉर्डिंग। तो हमें याद क्या रखना है, हमें याद ये रखना है फ्रेंड्स, जब हम कोई भी जो डिफरेंट साइन के बीच प्रोडक्ट निकालते हैं, इनटू करते हैं, तो हमेशा क्या आएगा, डिफरेंट के लिए माइनस आएगा। क्या आएगा, डिफरेंट साइन के बीच जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं, इनटू करते हैं, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और जब हम सेम के बीच करते हैं तो प्लस आएगा। तो आप कहोगे सर ये तो हमें पता ही है कि माइनस प्लस माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस आता है, लेकिन मैं आपको फ्रेंड बोलूं कि आप जीरो और माइनस के बीच इंटू करो, क्या आएगा, यहां दिक्कत हो गई ना आपको, जीरो और माइनस, जीरो भी आ सकता है, क्यों आ सकता है कि यहां 35 से 35 आ जाता तो जीरो हो गया ना डेविएशन। तो याद रखना ये दो डिफरेंट है ना, जीरो और माइनस, तो दो डिफरेंट के बीच जब भी हम इनटू करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो जीरो और माइनस का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जीरो और प्लस का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और जीरो का क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें मैं किसके बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये इस फॉर्मूले के बारे में बता रहा हूँ। कहीं घोचपोच तो नहीं हो गया होगा दिमाग कि ऐसे सर क्या हो रहा है, ये हो रहा है। ये जो डायरेक्शन वाला फॉर्मूला था, डायरेक्शन ऑफ चेंज में यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए बात हो रही थी, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये सारा फॉर्मूला था। सी क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस आफ्टर मल्टीप्लाइंग। ये सारा का सारा वो उस टेबल से आपको वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है। ये आपको एग्जाम में आ सकता है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये साइन वाली बात आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट अपना है फ्रेंड्स रिग्रेशन। और रिग्रेशन क्या बताता है, देखो मैंने बात की थी ना जब अपन ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, तभी कहा था कि इसमें ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ डाटा होता है, वहां पे ओरिजिनल यूनिट्स नहीं होती है। किसमें, कोरिलेशन में। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे सेल और एडवर्टाइजमेंट, वहां पे हो, मैं ये कभी नहीं होता ये नहीं कह रहा, वहां पे सेम यूनिट ना भी हो तो भी चल जाता है कोरिलेशन में। यहां पे तो ओरिजिनल यूनिट्स होगी ही होगी, किसमें, रिग्रेशन में। ये आपको ध्यान रखनी है बात, ठीक है ना। ये सेल एंड एडवर्टाइजमेंट का जो भी आप वो जो रिलेशन देख रहे हो, ये आप कोरिलेशन में भी देख सकते हो। हाइट और वेट का भी वहां देख सकते हो, लेकिन यहां पे हाइट और वेट का नहीं देख सकते रिग्रेशन में, क्योंकि वहां पे यूनिट क्या है, वहां पे एब्सोल्यूट यूनिट नहीं है। जबकि रिग्रेशन बात करता है एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में, एब्सोल्यूट के बारे में ही बात करता है, रिलेशन के या रिलेटिव के बारे में बात नहीं करता। और ये बेसिक कंपैरिजन है फ्रेंड्स, कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में और रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बारे में। अगर आपको ये डिटेल से पढ़ना है फ्रेंड्स, तो मैं बार बार कह रहा हूं, आप ये जो पीडीएफ फाइल है, ये अपनी जो वेबसाइट है www.swmg.in से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसमें ये जो मेजर है, ये जो डिफरेंस है, ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। कोरिलेशन क्या बताता है, रिलेटिव मेजर, और ये क्या बताता है, रिग्रेशन एब्सोल्यूट मेजर। और जो कोरिलेशन है वो इंडिपेंडेंट है किससे, ओरिजिन एंड स्केल दोनों से, ध्यान रखना। और ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन नॉट स्केल। ये बात मैंने आपको शुरू में कही थी ना कि आगे आपको ध्यान रखनी है। ये ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होता। कौन, रिग्रेशन। जबकि कोरिलेशन ओरिजिन से भी और किससे, स्केल से भी इंडिपेंडेंट होता है। और ये कोरिलेशन है वो यूनिट से भी इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन रिग्रेशन यूनिट से भी इंडिपेंडेंट नहीं होता, इसमें यूनिट होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और एब्सोल्यूट मेजर करता है कौन, रिग्रेशन। ये बात थी फ्रेंड्स कोरिलेशन और रिग्रेशन के बारे में। और ये प्रॉपर्टीज है किसकी, रिग्रेशन लाइन की प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखना, रिग्रेशन लाइन की प्रॉपर्टीज है। और टू रिग्रेशन इक्वेशन बात करते हैं, एक रिग्रेशन इक्वेशन बात करते हैं y ऑन x। ये याद रखना है, y ऑन x, यानी कि y क्या है यहाँ पे, y यहाँ पे डिपेंडेंट है, क्या है, डिपेंडेंट है। y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है ना। y क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये है किसका, y का। और ये है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है, x है, तो x इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो ये क्या है, रिग्रेशन है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बात हो रही है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या आएगा, आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, आर स्क्वायर। और आर क्या था, कोरिलेशन रिग्रेशन कोएफिशिएंट था ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट था ना, क्या, आर। तो याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट का जो प्रोडक्ट होता है, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है bxy.byx, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। इसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। और आर क्या था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट था ना, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखना है ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
और रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट हैव द सेम साइन, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिग्रेशन कोफिशिएंट और कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या रखते हैं, सेम साइन रखते हैं। दूसरी बात, इफ द आर इज जीरो बी एक्स बाई बी वाई एक्स आर ऑल्सो जीरो, ठीक है ना, अगर r जीरो है तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। और तीसरी बात जो याद रखनी है, जो रिग्रेशन लाइन है वो कहाँ पे काटती है, वो मीन पे काटती है। ये तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको समझ में भी आ गई होगी। ये तो सब फॉर्मूला बेस्ड है फ्रेंड्स, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एंगल होता है रिग्रेशन लाइन के बीच, वो किस पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है ना, 90 डिग्री का होगा, ठीक है, फिर यूं रिलेशन बनता जाएगा, ठीक है ना। जब बिल्कुल ही रिलेशन नहीं होगा, ये सारा का सारा एंगल पे डिपेंड करता है, और डिपेंड किस पे करता है, वो वैल्यू किस पे, आर पे, ठीक है ना फ्रेंड्स। और बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट में क्या है, वही बात कि आर बी एक्स वाई बी वाई एक्स है सेम साइन, यानी कि कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है और रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो सेम साइन होते हैं, यही बात थी। और बोथ कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, ये तो सही बात है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए ना, दोनों एक से ज्यादा नहीं हो सकते, ये बात तो है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम तो एक ही होगा ना। तो बोथ कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा नहीं हो सकते, ध्यान है ना ये बात, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये प्लीज आप, मुझे ये शक लग रहा है कि आप बोर ना हो जाए, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये बात मैंने पहले भी बता दी आपको कि जो रिग्रेशन है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, ओरिजिन से, बट नॉट स्केल एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये कई बार बात कर चुके हैं। अर्थमेटिक मीन है वो किससे बड़ा होता है, आर से, और आर क्या है, जियोमेट्रिक मीन है। तो आपसे अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन का बीच का रिलेशन पूछ ले तो क्या बताओगे, तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन, ये बन गया ना फॉर्मूला। मैंने कुछ नहीं किया, आर की जगह जियोमेट्रिक मीन रख दिया बस, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैसे ही तो क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो रही होगी फ्रेंड्स। कुछ भी डाउट रहे ना तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है ना, बिल्कुल भी मन में शंका नहीं रखनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखना है सारी चीजों का। और अब बात करते हैं फ्रेंड्स टॉपिक नंबर 5 के बारे में। और टॉपिक नंबर 5 का क्या नाम है, प्रोबेबिलिटी, अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। अपना नाम ही बता रहा है इसका, प्रोबेबिलिटी एक तरह से संभावना है, यानी कि किसी भी चीज के कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, कितने संभावना से रिजल्ट या परिणाम आ सकते हैं, पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं, ये है प्रोबेबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन टॉस करने में जैसे प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हेड और टेल आने की संभावना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है ना। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी, ठीक है ना। तो संभावना, जैसे एक डिस्क है उसके 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो उसको अगर आपने करा तो 1 आने की संभावना 1/6, 2 आने की संभावना 2/6, 3 आने की संभावना 3/6, यानी कि कितनी पॉसिबल रिजल्ट या आउटकम आपके पास आ सकते हैं, वो होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी। ये एग्जांपल लिखा हुआ है, वही कॉइन वाला दिखा हुआ है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये आप ले सकते हैं, पीडीएफ आपको बता ही दिया, बार बार मैं बोल रहा हूं कि अपनी वेबसाइट से आप ले सकते हैं swmg.in से, ठीक है ना। कुछ बेसिक टर्म्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की फ्रेंड्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसको थोड़ा गौर से सुनना। एक्सपेरिमेंट फॉर विच द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम इज नोन, ठीक है ना, यानी कि कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं इसका हमें पता होता है, लेकिन कैन नॉट बी सेट प्रायर टू परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। इसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या कह रहा है कि कितने पॉसिबल आउटकम आते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं कि कितने पॉसिबल परिणाम आ सकते हैं, इसका तो हमें पता होता है, लेकिन क्या परिणाम आएगा ये हमें एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता हो चलेगा। यह है रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि एक्सपेरिमेंट हमें करके देखना ही पड़ेगा। जैसे हमने टॉस किया एक कॉइन को, लेकिन कॉइन को टॉस करने से पहले हमें यह तो पता है कि पॉसिबल आउटकम क्या आएगा। सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम 2 ही आने हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसमें से कोई एक आएगा, है ना फ्रेंड।
फ्रेंड्स। तो ये कह रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता पहले कि आएगा क्या, ये तो एक्सपेरिमेंट करने से ही पता लगेगा। तो ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। रोलिंग ए डाई, ये सारी बात है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये रोलिंग ऑफ डाई। सैंपल स्पेस एक टर्म है। सैंपल स्पेस का क्या मतलब होता है? सैंपल स्पेस का मतलब होता है जो मैक्सिमम आउटकम कितने आने हैं। जैसे रोलिंग एक डाई को रोल करने से मैक्सिमम आउटकम कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी मैक्सिमम कितना है? 6 है। तो ये हो रहा है सैंपल स्पेस। आप समझ रहे हैं ना, 6 में से कोई सा भी आ सकता है, तो मैक्सिमम आउटकम या कितने हैं? 6 है। तो ये है इसका सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस और आउटकम क्या है? आउटकम यानी कि एक पॉसिबल आने की जो संभावना है। जैसे एग्जांपल के बात करें, इन रोलिंग ए डाई 2 इज ए पॉसिबल आउटकम, यानी कि कितने पॉसिबल आउटकम है। तो 2 भी आ सकता है ना इसमें, 1 भी एक पॉसिबल आउटकम है, 3 भी पॉसिबल आउटकम है। तो जो पॉसिबल कोई संभावना से क्या परिणाम आ सकता है, दैट इज आउटकम। और सैंपल स्पेस और आउटकम के बीच का मतलब समझ गए ना। सैंपल स्पेस में जो टोटल कितने आ सकते हैं, ठीक है ना, 6 आ सकते हैं, लेकिन एक आएगा तो एक ही ना, तो वो होगा एक आउटकम यानी कि परिणाम। 6 के 6 एक साथ तो नहीं आएंगे ना फ्रेंड्स, 6 के 6 एक साथ है, उसको क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। लेकिन जो एक आएगा दैट इज आउटकम, ठीक है ना। आगे बात करते हैं रिलेटिव एक्यूरेंस ऑफ एन आउटकम। ये बड़ा अच्छा है। रिलेटिव एक्यूरेंस का क्या मतलब है? सपोज करिए आपने एक कॉइन को 100 बार टॉस किया, ठीक है ना, कॉइन को 100 बार टॉस किया और हेड इसमें 47 टाइम्स आ गया। कितनी बार? 47 बार हेड आया जब आपने 100 बार कॉइन को टॉस किया। तो दो रिलेटिव एक्यूरेंस ऑफ हेड कितना हो गया? 47/100 यानी कि 0.47। रिलेटिव का मतलब जितनी बार हमने एक्सपेरिमेंट किया है उससे हमें डिवाइड करना है जो हमारा आउटकम आया है उससे। तो वो क्या आ जाएगा? रिलेटिव एक्सपेरिमेंट, रिलेटिव एक्यूरेंस, ठीक है ना फ्रेंड्स, आउटकम का। और बात करें इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, जैसे आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल आने की इक्वल संभावना होता है कि नहीं फ्रेंड्स? हेड भी आ सकता है जब उछालने से पहले, आपको नहीं पता, अगर फेयरली उसको उछाला जाता है तो, और टेल भी आ सकता है, आपको नहीं पता। तो ये होता है इक्वली लाइकली आउटकम, यानी कि इक्वली ये पार्ट रखते हैं, कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछ लेता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का क्या मतलब होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है, मान लो आपने एक कॉइन उछाला, उसमें हेड आ गया, तो टेल तो उससे बाहर चला गया ना, टेल तो नहीं आएगा ना, हेड आ गया। तो यानी कि अगर एक आउटकम आ चुका है तो दूसरा उसमें नहीं आएगा, यानी कि वो एक्सक्लूड हो चुका है, वो बाहर जा चुका है। दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है ना। इवन हेड एंड टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज बोथ कैन नॉट बी हैपन। एक साथ दोनों नहीं हो सकते, सिंगल ट्रायल पे दोनों नहीं आ सकते, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये आपको ध्यान रखना है। आप सिक्का उछालोगे तो एक साथ थोड़ी आ जाएंगे हेड और टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती। दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात थी वो। आगे बात करते हैं अप्रोच या टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल, रिलेटिव, सब्जेक्टिव, मॉडर्न या एक्सियोमेट्रिक। ये थोड़ी सी एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, थोड़ी सी क्या अच्छी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये ध्यान रखना है। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं? प्रायर प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। क्लासिकल को क्या कहते हैं? प्रायर प्रोबेबिलिटी की भी कहते हैं, यानी कि ये बहुत पहले से यूज हो रही है, क्लासिकल है, ठीक है ना। जैसे एक हमने कॉइन वगैरह को उछाला तो कॉइन उछालने से हेड आएगा कि टेल आएगा, ये सारी की सारी यानी इक्वल चांस है किसी को घटित होने की। जैसे टॉस को उछाला कॉइन तो हेड और टेल आने का इक्वल चांस है। तो इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कौन सी होती है? क्लासिकल होती है। जैसे हमने रोलिंग ऑफ फेयर डाई की बात करी, डाइस की बात करी, या टॉसिंग ऑफ अनबायस्ड कॉइन आया, यानी कि इक्वल चांस होता है कुछ न कुछ आने का, उसको कहते हैं क्लासिकल। एक तरह से बहुत पुरानी है इसलिए क्लासिकल बोलते हैं इसको। दूसरी है रिलेटिव प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। ये जो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी है ये बेस्ड किस पे होती है? एक्सपेरिमेंट या फिर ऑब्जर्वेशन पे होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल के तौर पे क्या किया आपने कुछ नोटिस किया कि 100 कारें पास हुई, 100 कार्स पास हुई आपके सामने से, और आपने पाया कि उसमें 23 कार थी वो रेड थी, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? जो अभी ऊपर बात करी 23/100, ये है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी,
ठीक है ना फ्रेंड्स, जो हमने ऊपर भी बात करी थी अभी, हेड को 100 बार कॉइन को उछाला था, याद है ना आपको। तो ये रिलेटिव। और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सब्जेक्टिव होती है व्यक्तिगत एक तरह से, ये वेरी करता है, ये पर्सनल जजमेंट होता है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। जैसे अगर हम बात करें जैसे आपको घर में या कोई बाहर कोई तो ये कहता होगा कि आपका जेआरएफ हो जाएगा, कोई चक्कर ही नहीं है, आप आराम से बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हो, ठीक है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी तरफ या आपके विचार हैं, पॉजिटिव विचार हैं आपके लिए, और एक कह रहा है नहीं नहीं तू ऐसे ही फालतू में लगा हुआ है, तेरा सिलेक्शन ही नहीं होना, कुछ होते हैं ना ऐसे, तो डिमोरलाइज करने वाले भी होते हैं। तो वो एक अपने सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है, यानी कि व्यक्तिगत विचार है ना, तो वो होती है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। और इसमें कोई फॉर्मल कैलकुलेशन नहीं होती है, ये एक अपने विचार होते हैं, व्यक्तिगत विचार होते हैं, दैट इज सब्जेक्टिव, ठीक है ना। और एक्जियोमेट्रिक अप्रोच, ये मॉडर्न भी बोला जाता है, इसको मॉडर्न प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और इसमें ये ध्यान रखना है, एक एक्जियोमेट्रिक अप्रोच है, ये प्रोबेबिलिटी किसके द्वारा डेवलप की गई? ये रशियन मैथमेटिशियन थे एंड्री निकोलविच कोलमेग्रोव, ये याद रखने हैं नाम आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसमें होता क्या है, इसमें 3 एक्सियोम्स हैं, ये याद रखना है। एक है इसमें इवेंट की बात करता है, और इवेंट में कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी ए की, ये या तो क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी या इक्वल टू 0 होगी। ये बात याद रखनी है, 3 बातें इसमें। ये कह रहे हैं कि ए की जो प्रोबेबिलिटी है ये तो या तो ग्रेटर होगी 0 से या इक्वल टू 0 होगी। एक तो पहली बात तो ये, ठीक है ना फ्रेंड्स, या तो 1 होगी या 0, या तो प्रोबेबिलिटी होगी नहीं या फिर होगी, यही तो बात होगी। और दूसरा क्या है, सैंपल स्पेस के बारे में। पहला तो इवेंट के बारे में था, तो ये कह रहा है द सेट ऑफ द पॉसिबल आउटकम। क्या था? सेट ऑफ द पॉसिबल आउटकम इज द सेट ऑफ, क्या था? सैंपल स्पेस ही था ना। पॉसिबल आउटकम कितने आ सकते हैं, डाइस में हमने 6 की बात करी थी, तो वो क्या था? सैंपल स्पेस था। तो ये कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1, क्योंकि आएगा तो एक ही ना, सारों में से सारे एक साथ तो आएंगे नहीं। तो सैंपल स्पेस में द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1। ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है। और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की, याद है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि दोनों एक साथ नहीं आ सकते, याद है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ घटनाएं नहीं हो सकती। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है प्लीज। और ये है ना, यहाँ पे ये साइन है यूनियन का, ठीक है ना फ्रेंड्स। प्लीज ये 3 बातें, ये मॉडर्न वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये तीनों बातें याद रखनी है आपको, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। 0 वाली बात, या 0 होगा या ग्रेटर देन होगा, ये सब। आगे है बियोस थ्योरम, और बियोस थ्योरम को पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी क्यों कहते हैं जी? क्यों कहते हैं? ये जो क्लासिकल आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, जिसको प्रायर कहा था ना, तो ये उसका ही अपडेटेड रूप है, और वो क्या है? पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है। वो ये कहती है कि ऐसे नहीं है कि आप पहले से ही तुक्का मारो, कुछ घटनाएं होती है वो भी इम्पैक्ट कर देती है किसी आने वाली घटना के बारे में भी, तो इसीलिए इसको बियोस थ्योरम आई, इसी का अपडेटेड रूप था, किसका? क्लासिकल प्रायर का, इसीलिए इसको पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी बोला गया, बेस थ्योरम को। और इसमें क्या है? वे ऑफ फाइंडिंग ए प्रोबेबिलिटी व्हेन वी नो सर्टेन अदर प्रोबेबिलिटी, आपके पास कुछ अदर प्रोबेबिलिटीज है, उसके आधार पे आप कुछ और प्रोबेबिलिटी के बारे में या और संभावनाओं के बारे में जान सकते हैं। जैसे इसका एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बेस थ्योरम का, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको मैं इतनी हेल्प करूंगा, बार बार बोल रहा हूं कि इसको लिख लें और आप बार बार पढ़ते रहें। तो इसमें जो इस साइन का मतलब क्या होता है कि जो हाउ ऑफन ए हैपन्स गिवन दैट बी हैपन्स, जब बी हैपन होता है तो ए कितनी बार घटित होता है या बी से किस तरह से रिलेट करता है। और ये जैसे हाउ ऑफन बी हैपन्स गिवन दैट ए हैपन्स, यानी कि ए कैसे बी कैसे रिलेट करता है ए से, ये बातें हैं। और इसमें है ये ए ओन कितनी बार हैपन होता है, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और ये बी की खुद की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये ए बी पे ए कैसे डिपेंड है, ए पे बी कैसे डिपेंड है, ये ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सारी फॉर्मूले में है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हो। जैसे आपको पिकनिक पे जाना है, कहाँ पे जाना है? पिकनिक पे जाना है, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। और आप प्लान कर रहे हैं कि पिकनिक पे जाना है, तो आपने देखा बाहर निकल के कि मॉर्निंग है वो क्लाउडी है, यानी कि आपको बादल दिखे, तो आपने कहा नो 50% ऑफ ऑल रेनी डेज स्टार्ट फ्रॉम द क्लाउडी। आपका ये था, आपने संभावना प्रोबेबिलिटी अपनाई कि जो 50% जो रेनी डेज होते हैं वो क्लाउडी से ही स्टार्ट होते हैं। दूसरी आपने कहा बट क्लाउडी मॉर्निंग आर कॉमन, ये कह रहे हैं क्लाउडी मॉर्निंग कॉमन होती है, अबाउट 40% ऑफ द डे है वो स्टार्ट ही क्लाउडी से ही होते हैं। दूसरा ये एक उनकी प्रोबेबिलिटी या संभावना थी। तीसरा है एंड दिस इज यूजुअली ड्राई मंथ, क्योंकि यहाँ पे
30 दिन में से 3 दिन रेनी होने के चांस है, यानी कि 10% रेन का चांस है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे बेस वाले में, तो हमें पता लगेगा कि आज बारिश की कितनी संभावना है, यही तो हम जानना चाहते हैं। यानी कि हमें पता करना है व्हाट इज द चांस ऑफ रेन ड्यूरिंग द डे, तो हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे सारी बात। ठीक है ना, फॉर्मूले में रखेंगे तो पी रेन, जो ए बी वाली बात है ना वो यहां आ गई, पी रेन क्लाउड, पी रेन, पी क्लाउड रेन और पी क्लाउड। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वहाँ फॉर्मूले में रख देंगे। तो पी रेन की कितने हैं 10% संभावना, क्योंकि आप कह रहे हो कि 3 दिन होती है 30 में से। और पी क्लाउड रेन प्रोबेबिलिटी क्लाउड है कितनी 50%, अपने दिए है ना कि 50% होता है कि क्लाउड के कारण रेन हो सकती है। और अकेला पी है वो क्लाउड से कैसे है 40% डिपेंड कर रहा है, जो तीसरा स्टेटमेंट था ऊपर आपने। और पी रेन क्लाउड अगर हम निकालेंगे फॉर्मूले में तो क्या आ जाएगा 0.1 इंटू 0.5 अपॉन 0.4। ये सारी वैल्यू रखने के बाद आ जाएगी। ये परसेंटेज में ना फ्रेंड्स, अगर परसेंटेज को हम बट्टे में 100 करके लिखेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी। और वो अपना आ गया 0.125, यानी कि हमने संभावना की ये कहा 12.5% रेन का चांस है। नॉट टू बैड, इट्स लेट्स हैव ए पिकनिक। आप पिकनिक पे जा सकते हैं। ये बेस थ्योरम अपनाने का एक फॉर्मूला है, यानी कि बेस फॉर्म आगे की कुछ फैक्ट्स के आधार पे आपको आगे की संभावनाएं बता देता है। क्लासिकल ऐसा नहीं कर रहा था, इसीलिए क्लासिकल का ये एक अपर रूप है। ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ में आ गई बात ना, इसको आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला आपको पजल तो नहीं कर गया ना, नहीं करा होगा, एग्जाम्पल 2-3 बार देख लेना, नहीं करेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, और लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये नया जुड़ा है, बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं। और इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वितरण एक तरह से है ना, डिस्ट्रीब्यूट कैसे है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वही याद कर लें तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन सारा याद करो तो बेहतर ही है। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इज ए टेबल और एन इक्वेशन दैट लिंक ईच आउटकम ऑफ ए स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट विद इट्स प्रोबेबिलिटी। एक टेबल से हमें ना आउटकम को रिलेट करना, यही तो क्या होता है, यानी कि किस तरह से क्या डाटा है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, किस तरह से उनका वितरण हुआ है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। बहुत सिंपल सी बात है। टाइप्स ऑफ अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये ध्यान रखना है, कीवर्ड्स हैं। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होते हैं या एक्सपेरिमेंट होते हैं। जैसे एक मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, जैसे मार्क्स आते हैं ना स्टूडेंट्स के एक क्लास में, तो ये क्या ऑब्जर्व्ड है या फिर ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है ना, मार्क्स तो एक्चुअली है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और दूसरा हो सकता है थ्योरेटिकल या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी या थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं नॉट ऑब्टेन्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। इसमें एक्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं है, क्योंकि खुद ही तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी है ना, तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन कहां से हो जाएगी फ्रेंड्स, तो इसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है ना। और जैसे कोइन टॉस किया, जैसे कोइन टॉस करते हैं ना, तो उसमें एक्चुअल तो नहीं पता ना आपको, संभावना है। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी एकदम कोई एक्चुअल ऑब्जर्वेशन थोड़ी है उसमें, तो वो तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको पता लगेगा ना। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कैसे आप मेजर कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरह से हमने डिवाइड किया है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। याद रखना है डिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट जहां पे पॉइंट की वैल्यू हम नहीं ले सकते, जैसे 0.6.5 इस तरह की चीजें नहीं ले सकते। कंटिन्यूस में 0.6.5, 7.5 या पॉइंट की वैल्यू ले सकते हैं, जैसे हाइट है, वेट है। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट ये तो नहीं कह सकते ना आप 6.5 नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते। ये आएगा डिस्क्रीट में और कंटिन्यूस में, जहां पे पॉइंट की वैल्यू हम यूज कर सकते हैं सामान्यतः। तो डिस्क्रीट में कौन कौन से आएंगे, एग्जांपल ध्यान रखने, बाइनोमियल और पॉइजन किस में आएंगे, डिस्क्रीट में। और हाइपर ज्योमेट्रिक भी इसमें आएगा। और कंटिन्यूस क्या है, नॉर्मल, यूनिफॉर्म और एक्सपोनेंशियल, ये सब में किस में आएंगे, कंटिन्यूस में आएंगे। ये ध्यान रखना है आपको। ये यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा डिस्क्रीट है और कौन सा कंटिन्यूस है, थोड़ा ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स, इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर ले हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक तो आपको ये याद रखना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और इसमें कर्व बनेगा वो बेल शेप बनेगा। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, बाइनरी डाटा फ्रॉम ए फाइनाइट सैंपल। यहां पे सैंपल क्या होगा, फाइनाइट होंगे, ये ध्यान रखना है। बाइनरी डाटा किससे, फ्रॉम ए फाइनाइट सैंपल, और ये आर इवेंट होंगे उससे। ठीक है ना। और पॉइजन में क्या होगा, बाइनरी डाटा फ्रॉम ए इनफाइनाइट सैंपल।
ये ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। पॉइजन में तो सैंपल होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है, और इसमें क्या होंगे, फाइनाइट बाइनोमियल में, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात, हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले ये डिस्क्रीट है, प्रोबेबिलिटी है। दूसरा, ये डेवलप्ड किसके बाय गए हैं, स्विस का मैथमेटिशियन थे जेम्स बर्नौली, ये नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल इनके द्वारा बनाई गई, ठीक है। और उसके बाद जहां पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक तो सक्सेस, क्योंकि बाइनरी है ना, सक्सेस या फेलियर पी और क्यू से डिनोट करते हैं, लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। शेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेप बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों में कंपैरेटिवली, तीनों में याद रखना। शेप इसमें कैसी बनेगी, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल भी हो सकती है बाइनोमियल में या एसिमेट्रिकल भी होती है। किस पे डिपेंड करता है, पी क्यू और एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है, पी क्यू और एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना, क्योंकि इसकी शेप सिमेट्रिकल भी हो सकती है और एनसिमेट्रिकल भी हो सकती है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना फ्रेंड्स। और मेन पैरामीटर इसमें क्या हो गया, पी एंड क्यू, सॉरी एन और पी होंगे ना, एन और पी ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि पी आ गया तो क्यू तो अपने आप ही आ गया, तो मेन पैरामीटर क्या होंगे इसमें, एन और पी हो गए। और मीन क्या होगा, ये ध्यान रखना, मीन के बराबर होगा एनपी, क्या होगा मीन के बराबर एनपी, और वेरिएंस क्या होगा एनपीक्यू, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स आगे के फॉर्मूले, क्योंकि तीनों में कंपैरेटिवली आपको आ सकता है। तो मीन इसमें क्या होगा एनपी और वेरिएंस क्या होगा इसमें एनपीक्यू, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बाइनोमियल का आपको रटना है और कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला आपको रटना है तो रटना है, या तो करना ही पड़ेगा ना, स्टैट है भाई, कुछ बातें तो याद करनी ही पड़ेगी, सब फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें हैं। थ्योरेटिकल तो हम बात कर ही रहे हैं, फॉर्मूले में तो हम क्या बात करें, है ना। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी है, ये डेवलप्ड हुआ फ्रेंच मैथमेटिशियन डॉक्टर सिमोन डेनिस पॉइजन के द्वारा। और ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये ध्यान रखना, इसकी जो मेन बात है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज वेरी स्मॉल, पॉइजन में जो हैपनिंग होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है। एग्जाम्पल के लिए कि रोड पे एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम है ना, तो ये किस में लेते हैं हम, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में लेते हैं, ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और इसमें वैल्यू पी एंड क्यू, पी किसकी तरफ जाएगा, जीरो, क्योंकि सक्सेस का रेशो तो जीरो है ना, संभावना तो बहुत कम है ना फ्रेंड्स, तो जीरो की तरफ सक्सेस है ना, पी तो सक्सेस तो यहाँ नहीं है, क्यू की यानी कि असंभावना या फेल होने के ज्यादा चांस है। और मीन देखो यहाँ पे क्या है, वहां पे याद किया था ना एनपी, लेकिन यहाँ पे वेरिएंस क्या है, एम ही है, यानी कि एनपी के बराबर ही है, वहां एनपी के बराबर नहीं था, वहां कुछ और भी था, देखना। और शेप क्या होगी इसमें, और इसकी शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिवली स्क्यूड, क्या होगी पॉजिटिवली स्क्यूड, ये ऊपर हमने बात करी है स्क्यूनेस वाले चैप्टर में कि क्या होता है पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है ना फ्रेंड्स, वहां देखना है आपको। और ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है, और याद करना है तो याद करना है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, और ये इसकी प्रॉपर्टी मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया, अब्राहम डी मोवियर 1733 में, ये उनके द्वारा डेवलप किया गया, याद रखना है। और बाद में अप्लाइड किसके द्वारा किया गया, लाप्लासियन एंड कार्लगैस के द्वारा ये अप्लाई किया गया। और इसमें ना ही पी और ना ही क्यू बहुत कम होता है, ना तो इसमें क्यू कम होता है ना ही पी कम होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें शेप क्या होगी, और इसमें शेप होगी परफेक्टली सिमेट्रिकल बेल शेप्ड, ये क्या होगी इसकी शेप होगी, ठीक है ना। और आगे बात करते हैं फ्रेंड्स यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनि का क्या होगा ये, यानी कि ये एक ही है, ये यूनि का मतलब एक, ऐसे दो नहीं होंगे, ऐसे नहीं, यूनि है, ठीक है ना फ्रेंड्स, यूनि मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इक्वालिटी ऑफ मीन मीडियन एंड मॉड, इसमें क्या होगा, हमने बात करी थी ना, मीन मीडियन और मॉड क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे फ्रेंड्स, ये बात तो करी थी हमने। सिमेट्रिकल का मतलब ही है, ये सिमेट्रिकल साइड्स हैं। इसमें एक वर्ड है एसिम्पोटिक टेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसिम्पोटिक टू द बेस लाइन का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि ये बेस लाइन को टच नहीं करती है इसको, ठीक है ना, ये बेस लाइन को टच नहीं करती है, टच करती हुई प्रतीत होती है, कैसा लग रहा है कि टच हो रही है लेकिन टच होती नहीं होती है, इसको बोलते हैं
एसिम्प्टोटिक ऑफ द बेस लाइन, ये याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये बहुत लाइंस बट इज नेवर टच इट, ठीक है। और रेंज इसकी क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ये आपको गांठ मार लेनी है चीज़ों की, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें टोटल जो एरिया होता है नॉर्मल कर्व के अंदर वो क्या होता है, 1 होता है। टोटल एरिया कितना होता है नॉर्मल कर्व के अंदर, टोटल 1 होता है। और हाइट एट मीन इज द मैक्सिमम, हाइट किस पे होती है, मैक्सिमम मीन पे, क्योंकि यहाँ पे मीन मीडियन और मोड तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। और इक्वी डिस्टेंस ऑफ कर्टाइल्स, इसमें जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। यही ये जो कर्टाइल्स की जो है ना, ये कहते हैं इक्वल होती है। ये टोटल 100% है तो ये 50% है, ये 50% है, तो सबकी क्या है, इक्वल क्या है, डिस्टेंस है। यानी कि Q3 माइनस एम की बात करें, ये जो Q3 है और इससे माइनस एम की बात करें, ये किसके बराबर है फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या है फ्रेंड्स, देखो Q3 माइनस एम इक्वल टू एम माइनस Q1। क्या कहने का मतलब है कि ये यहाँ पे मान लो पूरा 100% है तो 50% ये हो गया, 50% ये हो गया, यानी कि इक्वल है। कैसे, जैसे अगर Q3 माइनस मीडियन करा हमने, यानी कि Q3 माइनस एम, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ये मीडियन माइनस Q1 के, ठीक है ना, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमिट्री है, इसलिए ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स आपको, ठीक है। आई होप कि आपको फ्रेंड्स सारी बातें समझ में आ गई होगी, कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये मैंने मेरी पूरी कोशिश की है कि आपको जितना भी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स था वो एक लेक्चर में करवाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये सारी बातें बिल्कुल समझ में आई होगी। अच्छे से चित्त को शांत करके रिलैक्स होकर काम करें, रिलैक्स होकर पढ़ें, सब बहुत अच्छा होगा। कोई भी टेंशन किसी भी तरह की हमें नहीं लेनी है, सब ईजी है, सब कोई भी बात ऐसी है ही नहीं जो हमारे समझ में नहीं आ सकती, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।